नमस्कार जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद पहली बार धामी कैबिनेट 16 बड़े फैसलों पर मुहर। फ्री बिजली योजना में सब्सिडी वसूली एक्ट को भी मंजूरी। उत्तराखंड राज्यपाल गुरमीत सिंह ने किया कन्या पूजन। दुर्गाष्टमी पर दी शुभकामनाएं। कहा यह पर्व उपवास तक नहीं बल्कि नारी शक्ति के सम्मान का प्रतीक। हरिद्वार में बाल विकास विभाग में रिश्वतखोरी का खेल बेनकाब। प्रमोशन के नाम पर 50,000 की रिश्वत लेते सुपरवाइजर गिरफ्तार। डीपीओ कार्यालय के अधिकारी का नाम भी आया सामने। रुड़की के मंगलौर हाईवे पर दर्दनाक हादसा। बाइक सवार दंपति को ट्रक ने कुचला। घर वापस लौट रहे थे दंपति। आरोपी ट्रक चालक को पुलिस ने पकड़ा। और डोईवाला में आग का गोला बनी स्कूटी। अचानक आग लगने से मची अफरा तफरी। सूझबूझ से टला हादसा। फायर ब्रिगेड ने पाया काबू। कैबिनेट विस्तार के बाद आज सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की पहली बैठक हुई। बैठक में नए शामिल किए गए 5 मंत्रियों ने पहली बार हिस्सा लिया और कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा के बाद निर्णय लिए गए। मंत्रिमंडल ने कुल 16 प्रस्तावों को मंजूरी दी। लोक निर्माण विभाग में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की कंसल्टेंसी को स्वीकृति दी गई। वहीं न्याय विभाग के कर्मचारियों को नॉमिनल ब्याज दर पर 10 लाख रुपए तक का सॉफ्ट लोन देने का फैसला हुआ है। वन विभाग में प्रशासनिक पदों के लिए न्यूनतम सेवा अवधि 25 वर्ष से घटाकर 22 वर्ष कर दी गई है। ऊर्जा विभाग में सब्सिडी का लाभ 31 मार्च 2025 तक ही देने का निर्णय लिया गया है। गृह विभाग में होमगार्ड्स के लिए नई नियमावली बनाने और भारतीय न्याय संहिता लागू होने के बाद प्रशिक्षण के लिए विशेषज्ञ रखने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा स्वरोजगार योजनाओं में पूर्व सैनिकों और पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% लक्ष्य आरक्षित करने और 5% अतिरिक्त सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग में गेहूं और धान खरीद में केंद्र सरकार के बराबर मंडी शुल्क देने का निर्णय लिया गया। साथ ही पंचम विधानसभा सत्र आहूत करने को भी मंजूरी दी गई। सबसे पहला मत हमारा ये लोक निर्माण विभाग का मत था। लोक निर्माण विभाग का एक एडीबी असिस्टेड प्रोजेक्ट चल रहा है जिसका नाम है ब्रिज इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट इन उत्तराखंड। इस प्रोजेक्ट में एक छोटी कंसल्टेंसी इनके द्वारा ली गई थी और वो 1 करोड़ से कम की पावर जो है वो प्रशासकीय विभाग की होती कंसल्टेंसी के लिए। तो ये कंसल्टेंसी 1 करोड़ से थोड़ा ऊपर टेंडर में आया तो वो इसलिए कैबिनेट में आया। तो आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा उस कंसल्टेंसी को लेने के लिए, जैसा कि एडीबी के मार्गदर्शन में काम होता है, तो उसमें आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन दिया गया। चैत्र नवरात्र की दुर्गाष्टमी के पावन अवसर पर राज्यपाल ने सपरिवार लोक भवन में पूरे विधि विधान के साथ देवी स्वरूपा कन्याओं का पूजन किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि चैत्र नवरात्र का पर्व केवल व्रत और उपवास तक सीमित नहीं है बल्कि ये नारी शक्ति के सम्मान और कन्याओं के प्रति श्रद्धा प्रकट करने का भी एक प्रतीक है। उन्होंने प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की और सभी को इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी। प्रदेश के पर्यावरण संरक्षण मंत्री राम सिंह कैड़ा ने विधानसभा स्थित सभागार कक्ष में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। मंत्री ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में पुराने नौलों, गाड़ गधेरों जो कि सूखने के कगार पर हैं, साथ ही पर्यावरण और जलवायु के संरक्षण का दायित्व हम सबका है। प्रदेश सरकार इस दिशा में गंभीरता और प्रभावी रूप से काम कर रही है। मंत्री ने पर्यावरण संरक्षण के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में पेड़ पौधे लगाने पर जोर देते हुए कहा कि इस प्रयास से पर्वतीय क्षेत्रों में पुराने नौलों का भी संवर्धन हो पाएगा, जिससे पानी के स्रोत भी रिचार्ज होंगे। पर्यावरण विभाग की हुई थी, दूसरी शहरी विभाग की हुई थी, जिसमें निश्चित रूप से हमारी सरकार का एक एजेंडा है कि विकास
की रफ्तार को जो लगातार नरेंद्र मोदी जी और पुष्कर धामी जी ने आगे बढ़ाने का काम किया है, उसको और आगे ले जाने की दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। हम निश्चित रूप से जो हमारी प्रदेश की जनता है, जनता की भावनाओं के अनुरूप हम काम कर रहे हैं और हमारी सरकार काम कर रही है। माननीय नरेंद्र मोदी जी का स्वच्छ भारत का जो अभियान है, उस अभियान को हम और आगे गांव-गांव और शहर-शहर, गली-गली तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हरिद्वार में सतर्कता विभाग का बड़ा एक्शन। बाल विभाग विकास विभाग में रिश्वतखोरी का खेल बेनकाब करते हुआ है। प्रमोशन के नाम पर 50,000 की रिश्वत लेते सुपरवाइजर रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। देहरादून सतर्कता टीम की ट्रैप कार्रवाई से विभाग में हड़कंप मच गया। शिकायत के बाद यह जाल बिछाया गया। आरोपित को पैसे लेते ही दबोच लिया गया। मामले में डीपीओ कार्यालय के अधिकारी का नाम भी सामने आया है। जांच तेज कर दी गई है। सतर्कता टीम अब पूरी नेटवर्क को खंगाल रही है। कड़ियां और खुलने की संभावना है। देहरादून स्थित प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में पत्रकार वार्ता में हरक सिंह रावत ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के मुख्यमंत्री काल में ऋषिकेश के रानी पोखरी क्षेत्र में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के नाम पर भूमि आवंटित की गई थी। इसका शिलान्यास भी किया गया। इस मौके पर तत्कालीन सांसद रमेश पोखरियाल निशंक और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद थे। हरक सिंह रावत ने आरोप लगाया कि शिलान्यास के 7 साल बीत जाने के बाद भी यूनिवर्सिटी के निर्माण की दिशा में कोई काम नहीं हुआ और एक ईंट तक नहीं रखी गई। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी के लिए आवंटित भूमि को टिहरी बांध विस्थापितों के नाम पर खुर्द-बुर्द किया जा रहा है। इस विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया। जमीन विश्वविद्यालय के नाम ट्रांसफर हो गई रेशम विभाग और अन्य विभागों से। 7 साल हो गए। 7 साल में वो विश्वविद्यालय, एक ईंट भी उस विश्वविद्यालय के नाम पर नहीं रखी गई और अचानक वो जमीन खुर्द-बुर्द की जा रही। पिछले 37 दिनों से रानी पोखरी के लोग उस विश्वविद्यालय की लड़ाई को लड़ रहे हैं। कल मुझे भी धरने पे जाने का मौका मिला था और आज अचानक ऋषिकेश एसडीएम, तहसीलदार और पूरा पुलिस फोर्स को ले जाकर उस जमीन को खुर्द-बुर्द करने का काम कर रहे हैं। रामनगर शहर में बढ़ते एलपीजी सिलेंडर संकट के बीच पाइपलाइन गैस परियोजना एक बार फिर चर्चा में आ गई है। शहर के कई इलाकों में गैस सिलेंडर की किल्लत से लोग परेशान हैं, लंबी कतारों में लगने को मजबूर हैं, जबकि दूसरी ओर करीब 14 से 15 किलोमीटर लंबी अंडरग्राउंड गैस पाइपलाइन बिछने और 1000 से ज्यादा कनेक्शन दिए जाने के बावजूद घरों तक गैस सप्लाई अब तक शुरू नहीं हो सकी है। भाजपा जिला उपाध्यक्ष गणेश रावत ने इस विषय को गंभीर बताते हुए कहा कि खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव का असर गैस आपूर्ति पर भी देखने को मिल रहा है। इसके कारण सिलेंडरों की समस्या बढ़ी है। उन्होंने बताया कि रामनगर में पंपापुरी, भरतपुरी, टेड़ा रोड, दुर्गापुरी और लखनपुर सहित कई क्षेत्रों में पाइपलाइन बिछ चुकी है। बड़ी संख्या में परिवारों को कनेक्शन भी दिए जा चुके हैं। जो इस समय खाड़ी में जो टेंशन है, उसकी वजह से जो सिलेंडर की प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आपको बताऊं कि रामनगर में करीब 14-15 किलोमीटर गैस पाइपलाइन अंडरग्राउंड बिछ चुकी है। पंपापुरी, भरतपुरी, टेड़ा रोड, दुर्गापुरी से लेकर लखनपुर तक पूरा एरिया उसमें कवर हो चुका है और करीब 1000 से ज्यादा कनेक्शन वहां पे दिया जा चुका है। अब जरूरत है उसके लिए एक डीएसयू बनाने की, जहां से वो सप्लाई पूरे शहर में जाएगी। तो करीब इन्होंने 800-900 इन्होंने कनेक्शन भी दिए हैं इसमें। तो ये अगर पाइपलाइन की सप्लाई चालू रहती तो इस समय ये सिलेंडर के लिए कम से कम 1000 परिवार तो ऐसे होते जिनको पाइपलाइन का फायदा मिल रहा होता। देखिए, एचपीसीएल का यहाँ रामनगर में पहले से एक प्रोजेक्ट चल रहा था, क्योंकि मुझे भी अभी बहुत समय हुआ नहीं है, तो मैंने जानकारी ली। तो इसमें एक्चुअली में 2 फेज में यहाँ पे काम होना था। एक फेज में तो काम कंप्लीट हो गया है जो 10 किलोमीटर का था, और 10 किलोमीटर में इनका काम अभी रनिंग में है। तो एक रिक्वेस्ट एचपीसीएल के माध्यम से ये आई है कि हमको एक जगह चिन्हित करके दे दिया जाए। तो मेरी इस संबंध में नगर पालिका से भी बात हुई है और मैंने एचपीसीएल वालों को बुला लिया है। तो एक ज्वाइंटली एक निरीक्षण भी कर लेंगे, क्योंकि इनका एचपीसीएल का रहना भी जरूरी है। कल के दिन कोई जगह हमने चिन्हित कर दी और बाद में एचपीसीएल बोले कि फिजिबल नहीं है, तो फिर दोबारा हमको वही मेहनत करनी पड़ेगी। तो हमने एचपीसीएल को भी बुला लिया है, नगर पालिका को भी बता दिया है। एक ज्वाइंटली एक निरीक्षण कर लेंगे और निरीक्षण के बाद जो भी फाइनल होगा उस जगह को हम उनको हैंड ओवर कर लेंगे।
चंपावत जिले के बाराकोट ब्लॉक के छुलापे गांव के अनुज पंत ने यूपीएससी परीक्षा को लगातार दूसरी बार क्रैक करते हुए इस बार ऑल इंडिया 69वीं रैंक हासिल की। आज आईएएस अनुज पंत अपने पिता दिनेश चंद्र पंत और माता मीना पंत के साथ यूपीएससी परीक्षा क्रैक करने के बाद पहली बार अपने गृह क्षेत्र पहुंचे। इस दौरान उनका जगह जगह स्वागत किया गया। अनुज ने अपनी सफलता की कहानी युवाओं के साथ साझा की। सर बहुत सिंपल सी जर्नी रही है, बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा अलग सा नहीं किया। जो बाकी टॉपर्स ने अभी तक करते हुए आए हैं, जो लोग एग्ज़ाम देते हुए आए हैं, उन्होंने जो बताया उसे बहुत ज़्यादा ट्राई करा है फॉलो करने का। और एक सिंपल पैटर्न रखा है कि बेसिक बुक्स पढ़ी, टेस्ट दिए, रिवीजन किया है और इसी से हो गया है। बस पहले प्रथम प्रयास में नहीं हुआ था, इंटरव्यू स्टेजेस से आप बाहर होते हो तो थोड़ा सा दुख होता है, लेकिन फिर बस यही एक मोटिवेशन है कि आप लगे रहो, दोबारा एक बार दो बार ट्राई करो, कोशिश करने से हो जाता है बस। हाँ सर, आईपीएस हुआ था सेकंड में, लेकिन मतलब सेटिस्फेक्शन था कि यार बहुत अच्छी सर्विस है। लेकिन स्टार्ट जब किया था तो एक सर्विस सोच के किया था कि एग्ज़ाम क्यों दे रहे हैं, अच्छा आईएएस बनना है। सुना है सबसे कि ऐसी कोई जॉब होती है जिससे आप डिस्ट्रिक्ट में एक अच्छी पोजीशन पे एज अ डिसीजन मेकर, पॉलिसी मेकर काम कर सकते हैं। तो फिर सोचा एक ट्राई और दे देते हैं। और फिलहाल एक ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे, बने रहिए जन टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुड़की के मंगलौर दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार दंपति को तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया। हादसे में महिला की मौके पर मौत हो गई, जबकि उसका पति घायल बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार दंपति रुड़की से अपने घर लौट रहे थे। मंगलौर हाईवे पर यह हादसा हो गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि महिला ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मृतक महिला उत्तर प्रदेश के बरला छपार क्षेत्र की रहने वाली बताई जा रही है। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया। महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। कालसी क्षेत्र से एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर आई है। यहां पर हरिपुर कोटी छाड़ी मोटर मार्ग पर लालढांग के पास एक पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर करीब 200 मीटर गहरी खाई में गिरते हुए टोंस नदी में जा समाया। हादसे में वाहन चालक की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि घटना मंगलवार देर शाम की है। डोईवाला के लाल तप्पड़ क्षेत्र में उस समय अफरा तफरी मच गई जब चलती स्कूटी में अचानक से आग लग गई। स्कूटी सवार लोगों ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत वाहन छोड़कर अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है कि स्कूटी चालक देहरादून से लाल तप्पड़ की ओर जा रहा था। इसी दौरान अचानक से स्कूटी ने आग पकड़ ली। वायर जलने की इसमें तेज दुर्गंध आने लगी और देखते देखते पूरी स्कूटी आग के लपेटे में आ गई। कुछ ही देर में बीच सड़क पर यह धू धू कर पूरी तरह से जल गई। घटना की सूचना मिलते ही लाल तप्पड़ पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। रानी पोखरी के भट्ट नगरी लिस्टाबाद में लॉ यूनिवर्सिटी की मांग को लेकर आंदोलन का जहां आज 38वां दिन रहा, तो वहीं आंदोलन एक बार तब उग्र हो गया जब प्रशासन की टीम जमीन की नाप जोख करने के लिए मौके पर पहुंची। पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच झड़प भी देखने को मिली। कांग्रेस जिला अध्यक्ष मोहित उनियाल, ब्लॉक प्रमुख गौरव चौधरी, रानी पोखरी ग्राम प्रधान सुधीर रतूड़ी सहित कई आंदोलनकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। आंदोलनकारियों ने गिरफ्तार करके ले जाते हुए नेताओं को पुलिस की गिरफ्त से छुड़ाने की भी कोशिश की और पुलिस की गाड़ी के आगे लेटकर आंदोलनकारियों ने गिरफ्तारी का विरोध किया। मौके पर पहुंचे स्थानीय विधायक ने आंदोलनकारी को समझाने की कोशिश की तो उन्हें भी जनता के गुस्से का सामना करना पड़ा। तो
विडंबना आप देख लीजिए, एक हमारे विधायक है और एक हमारे सांसद हैं। भाई आज हमारे क्षेत्र के लिए कौन लड़ेगा, कौन जिम्मेदार होगा इन चीजों का कि जो हमारे लिए इतनी बड़ी बात हो गई कि लॉ एमनेस्टी की घोषणा करने के बाद वोट की लूट के साथ आज जो है हम ठगे से रह गए हैं। सबके सब यहाँ पिछले 38 दिन से धरना दे रहे हैं। इनसे तो लाख गुना में धामी जी को कहूँगा, जो हमारी यूनिवर्सिटी को यहाँ से ले गए, कम से कम उन्होंने कुमाऊं के बारे में कुछ सोचा तो सही। यहाँ पर हमें ये लिस्टाबाद जगह है और लिस्टाबाद में जो रेशम विभाग के नाम दर्ज भूमि है उसको सौंग बांध विस्थापितों के संदर्भ में सिंचाई विभाग को हस्तांतरित करने का जो आदेश है उसके क्रम में इनको यहाँ पे पोजीशन दिए जाने की कार्रवाई जो जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित समिति है उसके साथ मिलकर यहाँ पे की जा रही है। कितनी बीघा जमीन है जी उसको आवंटन किया गया? सर ये 6.233 जो हेक्टेयर लैंड है लिस्टाबाद ग्रांट की जो रेशम विभाग के नाम दर्ज है इसको सिंचाई विभाग के नाम ट्रांसफ़र किया गया है प्रॉपर विधिवत शासनादेश के द्वारा। उसके क्रम में कोई जमीन है यहाँ पे? माताओं बहनों के साथ में हुई है, सबके साथ है जो वो करते हैं। धामी सरकार क्या कर रही है, अपने आप पीछे होके पुलिस बल को आगे कर दे रही है। हमारे एक एक औरतों पे 4-4, 6-6 लेडीज कांस्टेबल खड़ी है। एक औरत हम क्या कर लेंगी? 6-6 उन्होंने अपने भाड़े के टट्टू ला के यहाँ पे खड़े करे हुए हैं। विधायक जी से भी नाराज है? विधायक जी ने आगे करा क्या है? क्या करा है विधायक जी ने आगे? यहाँ पे बस थोड़ा सा हम लोगों को बोल दिया अपनी जमीन ढूंढो। अरे हम ही जो ढूंढते तो तुम्हें वहाँ कुर्सी पे क्यों बिठाया? जग मारने के लिए बैठ के तुम लोग कुर्सी पे। ठीक है। और सबसे पहले हमारे आज ब्लॉक प्रमुख जो गौरव चौधरी जी है और जिलाध्यक्ष मोहित निहाल जी है, पुलिस ने उनके साथ सबसे शुरू में बदतमीजी करी। उसके बाद हमने आंदोलन को उग्र रूप दिया और विधायक जी यहाँ पे आए। विधायक जी ने कहा मैंने काम बंद करवा दिया और विधायक जी ने ये कहा कि काम बंद हो गया और विधायक जी चल गए। और उसके बाद 2 गाड़ियां पुलिस की आई और हमारे माताओं बहनों को और जो हमारे साथ के जितने भी आंदोलनकारी थे सबको उठा के अरेस्ट कर दिया है पुलिस ने। उत्तराखंड में इन दिनों शराब की दुकानों के आवंटन का विरोध जगह जगह शुरू हो गया है। ऐसा माना जा रहा है कि आगामी वित्तीय वर्ष में उत्तराखंड सरकार अन्य कई जगहों पर नई दुकानों के लिए लाइसेंस आवंटित कर सकती है। खासतौर पर उत्तराखंड में मातृशक्ति इसका जमकर विरोध कर रही है। मातृशक्ति के आंदोलन का सम्मान तो अब बीजेपी के लोग कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस से भाजपा को यह उम्मीद नहीं कि वो इसका विरोध करे। भाजपा प्रवक्ता ने कांग्रेस के दिनों की याद भी दिलाई और कहा कि वो दिन उत्तराखंड की जनता भूली नहीं है जब हरीश रावत के समय डेनिस रावत की सरकार कहना लोगों ने शुरू कर दिया था। इसलिए नैतिकता के आधार पर कांग्रेस को इस मुद्दे पर नहीं बोलना चाहिए। मातृशक्ति कहीं है, विरोध कर रही है तो निश्चित तौर पर हमारी सरकार उसको दिखाएगी। लेकिन कांग्रेस तो कम से कम इस प्रकार की राजनीति ना करे। कांग्रेस जो है अपने समय का दौर भोगी। जब जो है डेनिस की सरकार चलती थी, केवल एक ही ब्रांड था पूरे प्रदेश में, डेनिस। मुख्यमंत्री हरीश रावत जी बताएं कि उस वक्त पूरे प्रदेश में डेनिस वालों के साथ उनकी क्या साठगांठ थी। और वो दौर जो है आज भी सबको याद है जब टीवी पर मुख्यमंत्री जी ने कहा था, तत्कालीन कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने, इस प्रदेश को लूट लो आंखें फेर लूंगा। तो कांग्रेस कम से कम इस मुद्दे पर हमसे बात न करे। इस मुंह से जो है कांग्रेस सवाल उठा रही है। विकासनगर और आसपास के ग्रामीण इलाकों में आवारा श्वानों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। हालात यह है कि रोजाना 25 से 30 लोग श्वान या अन्य जानवरों के काटने के बाद इलाज के लिए उप जिला चिकित्सालय पहुंच रहे हैं, लेकिन अस्पताल में एंटी रेबीज इंजेक्शन की कमी मरीजों की परेशानी और बढ़ा रही है। कई मरीजों को या तो बिना इलाज के वापस लौटना पड़ रहा है या फिर मजबूरी में बाजार से महंगे दामों पर इंजेक्शन खरीदने पड़ रहे हैं। इस मामले में चिकित्साधिकारी डॉक्टर प्रदीप चौहान का कहना है कि पिछले कुछ समय से इंजेक्शन की कमी बनी हुई है। उच्च अधिकारियों को इसकी जानकारी दी गई है, समय समय पर आपूर्ति मिलती है, लेकिन मरीजों की संख्या ज्यादा होने पर दिक्कत सामने आ जाती है। हमारे यहाँ पे रेबीज के इंजेक्शन इससे पहले काफ़ी रेगुलर है, कुछ दिनों से कुछ डिसरप्शन हुआ है सप्लाई में, तो हमारी डिमांड गई हुई है। और कुछ हमारे सीएमओ साहब की तरफ से भी कुछ हमें रेबीज के इंजेक्शन दिए गए हैं। और यहाँ पे पेशेंट की तादाद काफ़ी है, 25 से 30 पेशेंट प्रतिदिन रेबीज कुत्ते के किसी जानवर से कांटेक्ट के या बिल्ली से के कांटेक्ट के पेशेंट लगभग 25-30 पेशेंट हो जाते हैं।
तो जो हमने सीमा 7 कभी उसमें लाए हैं, तो उन्होंने भी और हमें जो हमारा डीजी ऑफिस का से हमारी दवाइयों की जो आपूर्ति होती है वहाँ से भी हमने डिमांड की हुई है। नगर पालिका परिषद विकास नगर द्वारा हमारे जितने भी स्ट्रीट डॉग है उसके बांध्याकरण की कार्रवाई यहाँ पर कराई गई है और इस साल भी हमने संस्था के माध्यम से जो है एमओयू किया है। जो भी स्ट्रीट डॉग हैं जिनका बांध्याकरण नहीं हुआ है, जो आक्रामक प्रवृत्ति के हैं, उसको एबीसी सेंटर ले जाया जाता है और वहाँ पर इनका बांध्याकरण करने के बाद इनको पुनः उसी स्थान पर छोड़ा जाता है। और जहाँ तक ये आक्रामकता वाली बात है तो इसके निमित्त नगर पालिका परिषद विकास नगर द्वारा सभी लोगों से ये अपील भी की गई है कि वो जो स्ट्रीट डॉग हैं उनको जो खाना दे रहे हैं वो किसी एक निर्धारित स्थल पर जाकर खाना दें। और इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।